नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु का ये चैनल, जिसमें आजकल इथिक्स की सीरीज चल रही है। पिछले अंक यानी जो इसका नवा हिस्सा है ना, सीरीज नंबर 9, उसमें हमने आपको अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में अंतर बताया था, और साथ ही हमने आपको बताया था कि क्या अंतर होता है एटीट्यूड का वैल्यूज से और ओपिनियन से। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसकी संरचना यानी एटीट्यूड की जो संरचना है ना, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके अवयव हैं और उसके जो फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी बात की थी। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वो कृपया पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज हम लोग उसी एटीट्यूड या अभिवृत्ति के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि आखिर किसी भी अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन करने का परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होता है। और अगर हम उस सकारात्मकता को व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में प्रयोग करें तो उससे जो व्यक्तित्व विकास है और समाज का विकास है, दोनों चीज़ें संभव हैं। और एक सिविल सेवक के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपना जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो मूल पोटेंशियल है, अपनी जो सामर्थ्य है, उसको पूरी तरह से लागू कर सके और लोगों को अपनी सेवाएं दे सके। तो परिवर्तन पर बात करेंगे। और दूसरी बात, आज ही हम लोग बात करेंगे भावनात्मक समझ की, है ना, जो इमोशनल क्वेश्चन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक समझ है उसकी तुलना में जो भावनात्मक समझ है उसकी भी मूलभूत भूमिका, है ना, खासतौर से इम्पैथी के रूप में, समानुभूति के रूप में होती है सिविल सेवकों के पूरे कार्यप्रणाली में। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करें कि एटीट्यूड में परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहां पर हमको बताना है कि कुछ इस प्रकार के लर्निंग थ्योरीज हैं, कुछ इस प्रकार के अप्रोचेज हैं, कुछ इस प्रकार के अधिगम हैं, है ना, कुछ इस प्रकार की जो लर्निंग के सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से अभिवृत्ति में या एटीट्यूड में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसमें एक तो परंपरागत या जो संस्थापित अभिगम है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि एक क्लासिकल जो लर्निंग थ्योरी है, वो क्लासिकल लर्निंग थ्योरी हमेशा ये बात कहती है कि अगर आप किसी की अभिवृत्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो उस व्यक्ति, वस्तु या घटना या परिस्थिति से संबंधित सकारात्मक पक्ष है, ठीक है ना, उस सकारात्मक पक्ष को रेखांकित करिए। जितना आप सकारात्मक पक्ष को रेखांकित करेंगे, निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है, उसका जो एटीट्यूड है, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है या आकर्षित हो सकता है। और साथ ही साथ वो इस प्रकार की चीज़ों के साथ अधिक से अधिक अंतरक्रिया करने, इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको एक पहले के भी उदाहरण में बताया था कि अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसके माध्यम से अगर किसी प्रकार का विज्ञापन किया जाए तो निश्चित रूप से उस ब्रांड एम्बेसडर के जो समर्थक हैं, उसके जो फैंस हैं ना, उस पर्टिकुलर चीज की तरफ सकारात्मक अपना जो दृष्टिकोण है, जो सकारात्मक एटीट्यूड है, वो प्रदर्शित करने लगेंगे। और यही कारण होता है कि विज्ञापन किए जाते हैं वस्तुओं के, और ऐसे विज्ञापन हमेशा जो मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व होते हैं उनके माध्यम से निर्गत किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग शासन प्रशासन भी करता है, क्योंकि शासन प्रशासन में भी जब किसी प्रकार की चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए या प्रयोग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे व्यक्तित्वों को सामने लाता है। जैसे आपने देखा होगा कि टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए, है ना, किसी महामारी के दौरान, है ना, लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, है ना, या फिर स्वच्छता अभियान के लिए, या फिर स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास इत्यादि की जो आवश्यकता है, या खान पान या रहन सहन से संबंधित जो बातें हैं, है ना, इनका जो सीधा संबंध शासन प्रशासन से होता है या पब्लिक लाइफ से होता है, उसको निश्चित रूप से इस प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से जब विज्ञापन करवाया जाता है तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है ना। ध्यान रखिए, जैसे स्वच्छता अभियान के दौरान बहुत से लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ करके और लोगों को मोटिवेट किया गया था। ठीक है, इसी तरह से एक ऑपरेंट या सक्रिय अनुकूलन, है ना, एक प्रकार का ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी अभिगम है जो सक्रिय प्रकार से अनुकूलन करने की कोशिश करती है। इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु या जो भी जिसके प्रति
आपको सकारात्मक अभिवृत्ति बनानी है, उससे संदर्भित जो विषय वस्तु है ना, उसको लेकर के जो उसके लाभ हानि है ना, या दंड या पुरस्कार है ना, उनको रेखांकित करने की कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से भी लोग अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करते हैं और जो लाभपूर्ण अभिवृत्ति होती है उसके समर्थक बन जाते हैं, उसके पक्षधर हो जाते हैं, है ना। अभिवृत्ति में परिवर्तन का एक आधारभूत कारण वो अवलोकनात्मक भी होता है। मतलब कहने का ये कि जो ऑब्जर्वेशनल एक लर्निंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासतौर से बच्चों में, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं और उसी प्रकार की अपनी अभिवृत्ति निर्मित करते हैं जिस प्रकार से उनके माता पिता या परिवारजन या फिर स्कूलों में शिक्षक या मित्र जिस प्रकार की अभिवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं, उनको धीरे धीरे वो अपना लेते हैं, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अभिवृत्ति चूंकि परिवर्तनशील है तो समय के साथ उसमें परिवर्तन भी हो सकता है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि अवलोकनात्मकता भी, यह जो ऑपरेशनल थ्योरी है, ऑपरेशनल थ्योरी है, इसके माध्यम से भी हम एटीट्यूड में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अधिक प्रभावी तरीका माना जाता है वो है परसुएशन, है ना, प्रत्यायन, है ना, जिसमें हम निवेदन करके, अनुनय विनय करके, है ना, तो उसके बारे में समझा बुझा करके किसी की अभिवृत्ति को बदलते हैं। ये बहुत ही आधारभूत और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एटीट्यूड के परिवर्तन लाने के लिए। तो एटीट्यूड के परिवर्तन, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं ना, तो परसुएशन के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों को अपने तर्कों के माध्यम से ना उसके सकारात्मक पक्षों को बताते हुए, उसके लाभों को बताते हुए, स्वयं उसका अनुप्रयोग करते हुए, स्वयं उस प्रकार की चीजों का के प्रति अपनी प्रवृत्ति को उजागर करते हुए लोगों को समझाया बुझाया जा सकता है। और इसके माध्यम से, इस प्रत्यायन या परसुएशन के माध्यम से निश्चित रूप से अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, हम फिर उदाहरण देंगे स्वच्छता अभियान का, हम फिर आपको उदाहरण देंगे महामारी के दौरान लॉकडाउन का पालन करने जैसे तमाम बातों का, कि किस तरह से उसके प्रति लोगों की जो प्रवृत्ति है वो बदलती है। या फिर अगर परंपरागत समस्याएं देखें, जैसे दहेज प्रथा है, 3 तलाक, है ना, या फिर समलैंगिकता, है ना, जो जितने भी विवाद के मुद्दे हैं, जहां पर भी पक्ष और विपक्ष में काफी लोग उपलब्ध होते हैं और उसको नैतिक और सामाजिक रूप से विवादास्पद मानते हैं, ऐसे मुद्दे में जिसकी तरफ भी सकारात्मक पक्ष की तरफ अगर आपको ले जाना है तो परसुएशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो परसुएशन वस्तुतः एक अचूक बाण है जिसके माध्यम से हम एटीट्यूड में परिवर्तन लाने का पूरा सक्षम प्रयास कर सकते हैं ना। ध्यान होगा आपको कि जब स्वच्छता अभियान को लेकर शुरू किया गया था तो वहां पर बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से जो शौचालय हैं उनके निर्माण की आवश्यकता है, किस प्रकार से खुले में शौच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कितनी हानियां होती हैं, है ना, उसके स्वास्थ्य मूलक लाभ, उसका परिवार, उस व्यक्ति के संदर्भ में लाभ, है ना, तमाम प्रकार के लाभों को रखा गया, उसके सकारात्मक पक्ष को रेखांकित किया गया और इसके लिए बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको सामने लाया गया। फिर कई इस प्रकार की छोटी छोटी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई जिनमें कि बाकायदा उसको दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे उसका लाभ होता है, कैसे उसकी हानि होती है, क्यों वो आवश्यक है, क्यों वास्तव में वो समाज के लिए और उस व्यक्ति दोनों के लिए ही गलत है। तो स्वाभाविक है कि एक सिविल सेवक, एक लोक सेवक, है ना, वो अगर अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहता है तो वो ऐसा काम कर सकता है ना। खासतौर से आजकल के दौर में जबकि संचार जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो चुकी है, आज के दौर में जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता जा रहा है, आज के संदर्भ में जबकि ग्लोबलाइजेशन के युग में, है ना, क्षणों क्षण हम हर जगह की बातों को जान जाते हैं, समझ सकते हैं, या कम से कम उसके बारे में वो सोचने का मुद्दा हमारे दिमाग में डाला जा सकता है। ऐसे में जो परसुएशन है, ऐसे में जो इस प्रकार की जो बहस है वो बहुत अधिक प्रभावी होती है ना। विशेष रूप से किसी संगठन में सोचिए, बहुत से लोग ऐसे संगठन में या सार्वजनिक सेवा में या सरकारी सेवाओं में चले जाते हैं जो काम उतना नहीं करते जितना करना चाहिए, या बहुत ही काम चोरी करते हैं या प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। उनके संदर्भों में इस प्रकार का जो परसुएशन है उनकी अभिवृत्ति को बदल सकता है ना, क्योंकि समानता अभिवृत्ति होती कि यार ये तो सरकारी काम है
है ना, इसको उसके प्रति उपेक्षा का भाव रहता है, या इसमें कोई क्या कर लेगा, कोई हमको नौकरी से तो नहीं निकाल देगा, है ना, तमाम तरह तरह की जो अभिवृत्तियां लोगों के अंदर बन जाती हैं, उस प्रकार की अभिवृत्तियों का जो निराकरण है वो पर्सुएशन के माध्यम से हो सकता है। और इसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो अन्य लर्निंग प्रोसेस हैं या कंडीशनिंग्स हैं ये उसमें शामिल हो जाती हैं। अब इसी क्रम में आपको हमने बताया कि ये पूरी अभिवृत्ति का चैप्टर था, जिसको लेकर के आपके केस स्टडीज और थ्योरी लेखन दोनों ही संदर्भों में फायदेमंद होगा। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो हम बात करते हैं अब समझ की, ठीक है ना, कि ये तो आप समझते ही हैं कि मनुष्य जो है वो इसीलिए सर्वोत्तम है, या इसीलिए कह सकते हैं कि सारे विकासक्रम में सबसे ऊपर के जो चोटी है उस पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो समझदार है। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि समझ के लिए खासतौर से 3 प्रकार की बातों का बहुत अधिक महत्व है ना। पहले तो उसमें किसी भी प्रकार की जो बौद्धिक क्षमता है या जो बुद्धि है, जो तर्कशीलता है, ये उसके अंतर्गत होती है मनुष्य में। तो मनुष्य की जो तर्कशीलता है उसको निश्चित रूप से वो सभी से अलग कर देती है, ठीक है ना। और इस तर्कशीलता के साथ साथ उसके अंदर भावना भी होती है ना, जो कि आप जानते हैं कि केवल व्यक्तियों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, बल्कि जानवरों में भी होती है। तो बौद्धिकता तो उसको निश्चित रूप से सबसे अलग कर देती है, जानवरों से अलग कर देती है, अन्य जीवों से अलग कर देती है, लेकिन भावनात्मकता उसको सबके साथ जोड़ती भी है। तो भावनात्मकता भी होती है, लेकिन पशुओं की भावना और मनुष्य की भावना में एक विशेष अंतर यह है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, उसको परिमार्जित कर सकता है, उसको किसी सकारात्मक लक्ष्य के प्रति नियोजित कर सकता है ना। इसलिए वो भावनात्मकता के दृष्टिकोण से भी जितना सक्षम और समर्थ होगा, वो वस्तुतः और भी उसकी जो बौद्धिकता है वो निखर के सामने आएगी। और अंत में विशेष बात होती है संप्रेषणीयता की, है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें तो आपके अंदर ही घट रही होती हैं। पब्लिक लाइफ में या लोक सेवा में तो तभी वो चीज सार्थक हो सकती है ना, आपकी बौद्धिकता और आपकी जो भावनात्मक या संवेदनात्मक क्षमता है ये तभी सार्थक हो सकते हैं जब उसकी संप्रेषणीयता भी हो। ये जो संप्रेषणीयता है ये मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, ठीक है ना। ये दोनों प्रकार की संप्रेषणीयता संभव है। अब आपको आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी कि पूरे सिविल सेवा के एग्जामिनेशन के दौरान कैसे इन सभी चीजों का मूल्यांकन किया जा रहा होता है ना। क्योंकि जब प्रीलिम्स में होते हैं तो तथ्यपरक बातें आपसे होती हैं, फिर जब आप मेंस में जाते हैं तो आपकी लिखित संप्रेषणीयता का मूल्यांकन किया जाता है, आपकी बौद्धिकता का और आपकी भावनात्मकता का मूल्यांकन किया जाता है पेपर 4 के माध्यम से। और जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो विशेष रूप से तर्क बुद्धि या तर्कशीलता की बात तो नहीं ज्यादा की जाती, ज्यादा बात आपकी भावनात्मकता की परिमार्जनशीलता की बात की जाती है और आपके मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जाती है। तो स्वाभाविक है कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो आपके इस पूरी परीक्षा के लिए आधार उपलब्ध करा सकता है। तो समझ को भी हमने आपको बताया कि किस तरह से इसकी 3 विशेष फैकल्टीज हैं। जो परंपरागत लोक सेवा से संबंधित विचारक रहे हैं वो हमेशा भावना को हाशिए पर डालने के समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी सिविल सेवक तभी सबसे अच्छा सिविल सेवक साबित हो सकता है जब वो भावना को दरकिनार करके केवल जो तर्कशील निर्णय हैं उन्हीं को वो उपलब्ध कराए और उसी के आधार पर अपना कार्य करे, क्योंकि भावनाओं के समावेश से उसका जो निर्णय है वो प्रदूषित हो जाता है ना। यही कारण है कि वो उन्होंने भावनाओं को हमेशा दरकिनार किया। लेकिन जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है यानी 1950 के आगे का समय है, वहां पर इसकी बात ज्यादा की जाने लगी। और खासतौर से 1990 के दशक और उसके आगे के समय में जो इमोशनल क्वेश्चन हैं, भावनात्मक समझ है, इसको लेकर के काफी बातें की जाने लगी हैं। इसको एक सुनियोजित थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन यहां पर आपको एक मजेदार बात बताएं, वो ये कि भावनात्मक समझ की बात सबसे पहले अरिस्टोटल ने की थी। ये अलग बात है कि अरिस्टोटल से लगा करके और ऑलमोस्ट 1990 के दशक के पहले तक, है ना, ये जो भावनात्मक समझ है इस पर ज्यादा शोध नहीं किया गया, इसको ज्यादा एक्टिवेट नहीं किया गया ना। लेकिन जब इसको अब बदली हुई परिस्थितियों में एक्टिवेट किया गया तो अनुसंधानों से यहां तक पता चला है कि वस्तुतः बौद्धिक क्षमता की तुलना में हमारे जीवन को संचालित, नियमित और नियंत्रित करने में, उसको बहुत बेहतर बनाने में
जो भावना है इसका अधिक महत्व है। तो जो बौद्धिक समझ है ना, अब यहां पर देखिए हम दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर लें। जो बौद्धिक समझ है, अगर हम इसको कहें IQ है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और जो भावनात्मक समझ है इसको हम कहें EQ है ना, इमोशनल क्वेश्चन। अगर हम ऐसा कहें तो ये कह सकते हैं कि जो सामान्य जनजीवन है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारी पब्लिक लाइफ हो, वहां पर बौद्धिक समझ या IQ का जो योगदान होता है वो मात्र 20% होता है। यह मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से सुनिश्चित करके बताया गया। और जो इमोशनल क्वेश्चन है या भावनात्मक समझ है, इससे हम 80% परिचालित होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सफलता विफलता में हमारी हताशा, निराशा या उत्साह के संदर्भ को लेकर के अगर देखें तो आखिर कितना बड़ा अंतर है ना। और स्वाभाविक है कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है, वो हमारे सार्वजनिक सेवा में दिखाई ही पड़ना है ना, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन में जो दिखाई पड़ेगा तो सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई पड़ना इसका स्वाभाविक है। अब हम लोग सीधी बात करते हैं कि आखिर भावनात्मक जो समझ है ना, अर्थात EQ है ना, ये जो इमोशनल क्वेश्चन है, भावनात्मक समझ है, संवेगात्मक समझ है, जो संवेदना से जुड़ी हुई समझ है, ठीक है, आखिर ये है क्या? संवेदनात्मक समझ ऐसी समझ होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जो मनोवेग होते हैं, अपनी जो संवेदनाएं होती हैं, न केवल उसे समझता है बल्कि जो दूसरों की संवेदनाएं होती हैं उनको भी समझने में मददगार होती हैं ये। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अपने और दूसरों की संवेदनाएं या भावनाओं को अच्छी तरह से समझने के साथ साथ किसी कार्य विशेष, किसी लक्ष्य विशेष, किसी उद्देश्य विशेष में उसको अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से नियोजित करने का काम भी EQ ही करती है। यही कारण है कि जो इमोशनल क्वेश्चन है, जो भावनात्मक समझ है, वो भावनात्मक समझ जिसके अंदर जितनी ज्यादा अच्छे ढंग से बैठी होती है, वो व्यक्ति उतना ही न केवल सफल होता है बल्कि अपने जीवन में संतुष्ट होता है और पब्लिक लाइफ में उतना ही वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उतनी ही वो लोकप्रियता प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने, उसको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ, है ना, अपने और दूसरों की जब भावनाओं को आप समझेंगे तो अपने और दूसरों की भावनाओं के माध्यम से आप एक दूसरे की पोटेंशियलिटी को भी समझेंगे, उनके सामर्थ्य, उनकी निहित क्षमता को भी समझेंगे। और इस क्षमता को आप जितना अच्छी तरह से समझेंगे और फिर इसके साथ इसका प्रयोग कर ले जाएंगे, उतना ही आप अधिक लोकप्रिय होंगे पब्लिक लाइफ में और अपनी निजी लाइफ में उतना ही अधिक संतुष्ट होंगे ना। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के दृष्टिकोण से, आत्मसंतुष्ट के दृष्टिकोण से, आत्मबोधन के दृष्टिकोण से तो ये लाभदायक है ही, साथ ही साथ समाज के दृष्टिकोण से भी ये लाभदायक है ना। यही कारण है कि जब हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, इसके अलग अलग पहलुओं की बात करते हैं, तो इसका पहला ही पहलू वो आत्मबोधन से जुड़ा होता है ना, यानी सेल्फ अवेयरनेस। भावनात्मक समझ हमें क्या देता है? भावनात्मक समझ हमें आत्मबोधन देती है, हमें सेल्फ लेवल पर वो अवेयर करती है। तो सेल्फ अवेयरनेस इसका एक महत्वपूर्ण, इसी के माध्यम से हम अपनी पोटेंशियलिटी समझते हैं। आपको हमने पिछले लेक्चर में यह बात स्पष्ट की थी कि जो अभिरुचि होती है, जो एप्टीट्यूड होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उस एप्टीट्यूड को, उस आप अपनी जन्मजात प्रतिभा को, मेधा को, टैलेंट को या तो स्वयं पहचाने या तो फिर कोई दूसरा पहचाने। सोचिए कि जब आपका संबंध होता है, आप जब विषय होते हैं, तो उसको या तो आप स्वयं देख सकते हैं या कोई दूसरा, लेकिन जब कोई दूसरा होता है तो उसको आप भी स्वयं देख सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि उस टैलेंट को निखारने का काम अगर हम स्वयं पहचान लें तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कोई दूसरा हमारा जो मार्गदर्शक है, हमारा जो टीचर है, हमारे जो माता पिता हैं या जो भी वरिष्ठ जन हैं, वो यदि उसको पहचान लेते हैं और उसको आगे बढ़ने में मददगार बन सकते हैं। तो इसलिए आत्मबोधन वो वास्तव में हमारी निहित क्षमता को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है, और इसी के आधार पर हम आत्म जो नियमन है वो कर सकते हैं। अब आत्मनियमन क्या है? आत्मनियमन ये कि जब हम अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भावनाएं कुछ सकारात्मक भी होंगी, कुछ नकारात्मक भी होंगी।
तो ऐसे में हमें नकारात्मक भावनाओं को नियमित करना होता है, नकारात्मक भावनाओं को अनुशासित करना होता है। और नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध है ना, किसी को दंड करने की भावना है, चीखने चिल्लाने का की जो एटीट्यूड है, या किसी अचानक आप निराशा में या हताशा में, कुंठा में चले जाते हैं, उस प्रकार की जितनी भी इस प्रकार के आपकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को दबा करके जो सकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे उत्साह, जैसे प्रेरणा, जैसे कर्मठता, है ना, इनकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ पाएंगे, तभी तो हम अपनी बुराइयों को अनुशासित करके उनको हाशिए पर डाल करके और अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसे आत्मनियमन कहा गया। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि यहां पर उनका उन्मूलन करने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि वो एक प्रकार की हिंसा है। वहां पर आपकी अतिरिक्त ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको दबाने या उनको दमित करने की समस्या नहीं है, उनको दमित करने में आपका समाधान नहीं मिलेगा। आपको उन्हें चैनलाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी उनको दबाने में, उनको अनुशासित करने में आपकी अतिरिक्त ऊर्जा नष्ट ना हो, बल्कि वो ऊर्जा सकारात्मक कामों में लग जाए। तो यह आत्मनियमन भी भावनात्मक या EQ का एक हिस्सा होता है। इसी तरह से अगर आगे चलें तो जो आपको आत्म प्रेरणा मिलती है ना, जो एक मोटिवेशन होता है, वो भी आपको इसी से मिलेगा। क्योंकि जब आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लेंगे, बुराइयों को आप अनुशासित करके अच्छाइयों की तरफ आप निर्देशित होंगे, तो स्वाभाविक है कि आप वो इस प्रकार के अंदर से आप एक प्रकार के उत्साह को, आप एक प्रकार की आत्म प्रेरणा महसूस करेंगे। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, और वो जो सेल्फ मोटिवेशन है वो निश्चित रूप से आपको कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, जो कि सिविल सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रतिबद्धता, उसकी तरफ आपको ले जाएगा, निष्पक्षता की ओर आपको ले जाएगा, तटस्थता की तरफ आपको ले जाएगा, कर्तव्य निष्ठा की तरफ आपको ले जाएगा, है ना। ये सारी जो सिविल सेवा के लिए जरूरी मूल्य हैं, वो सब इसी मोटिवेशन से निकल के आते हैं। जबकि मोटिवेशन की पृष्ठभूमि कौन बनाता है? आत्मबोधन और आत्म नियमन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन, उसी के साथ आप मोटिवेट होते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं वो सामान्यतः हमारी अपनी पर्सनल हैं। अब इसको जब हम समाज में प्रयोग करते हैं तो इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू जो भावनात्मक समझ का होता है, वो होता है समानुभूति। ये आप जानते हैं कि, है ना, लोक प्रशासन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्पैथी। एम्पैथी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्पैथी के माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति या किसी समस्या, है ना, जो भी घटना है, उसके साथ हम पूरी तरह से आइडेंटिकल हो जाते हैं, है ना। आइडेंटिकल का मतलब यहां पर क्या है? आइडेंटिकल का मतलब यह है, तादात्म्य स्थापित करने का मतलब यह है कि हम उस व्यक्ति के स्थान पर, जो कि पीड़ित है, कष्ट में है, उसके स्थान पर हम स्वयं को रख करके कोशिश करते हैं समझने की कि उसका कष्ट, उसका दुख कैसा है, कितना गंभीर है। स्वाभाविक है कि जो गंभीरता हम समानुभूति से प्राप्त कर सकते हैं, वो सहानुभूति अथवा तटस्थता से नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। अब यहां पर आपको लगे हाथ ये बात भी समझने की जरूरत है कि आखिर सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर है, सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है। सहानुभूति वस्तुतः सिर्फ सहानुभूति, जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं रेल से या बस से, तो बहुत से आपके सहयात्री होते हैं, लेकिन आप उनके बारे में बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, उनके बारे में आप बहुत जानते नहीं हैं, है ना। अगर थोड़ी बहुत औपचारिक परिचय भी हुआ तो बहुत ही सतही होता है। वो सहानुभूति प्रकार की चीज है, ऐसी अनुभूति जो सिर्फ हम बाहर से देखते हैं, है ना। ये बौद्धिक प्रत्यय के रूप में भी हो सकती है, लेकिन समानुभूति ये वास्तव में भावनात्मक संवेदना के स्तर पर होती है, जब हम उसी के कष्ट की या उसकी पीड़ा की गहराई तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर रिप्लेसमेंट होता है, वहां पर अंतरण होता है अपने स्थान पर उसका। जैसे उदाहरण से सोचिए कि मान लेते हैं कि सिग्नल पर आप खड़े हैं और वहां पर आप किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखते हैं। अगर आपको सहानुभूति है तो हो सकता है कि उसको 4 पैसे देकर के आप आगे निकल जाएं, लेकिन समानुभूति अगर है तो वहां पर आप उसकी जगह पर अपने बचपन को या फिर अपने बच्चे को देख सकते हैं और वहां पर उसके कल्याण के लिए आप कोई ठोस कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो यह समानुभूति है। तो समानुभूति एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या एम्पैथी। इसी क्रम में अगर आगे चलें तो वो होता है आपकी सामाजिक कौशल, है ना। सामाजिक कौशल को डेवलप करने में, इसके अनुप्रयोग में भावनात्मक समझ का, है ना, महत्वपूर्ण योगदान होता है।
खासतौर से जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि नेतृत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए। कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, आप अपनी भावनाओं से उनको अवगत करा सकते हैं, उनकी भावनाओं से स्वयं अवगत हो सकते हैं, और फिर मिलजुल करके एक संगठन में एक टीम वर्क के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो सोचिए कि लोक सेवाओं में एक सिविल सेवक के लिए, एक अधिकारी के लिए टीम वर्क के रूप में काम करने में कितना अधिक लाभ मिलेगा। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि भावनात्मक समझ ना बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि किसी इमारत को बनाने में सीमेंट का काम होता है ना, जो कि प्रत्यक्षता भले ही आपको उतनी सामने से ना दिखाई पड़े उसकी भूमिका, लेकिन वो सभी ईंटों को, वो सभी प्रकार के तथ्यों, सभी मूल्यों को आपस में संयुक्त करने का, उसमें जोड़ लगाने का काम करती है। ये फेविकोल है। तो इसीलिए इमोशनल जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब यहां पर अंतिम बात हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आखिर IQ और EQ में अंतर क्या है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि IQ और EQ दोनों का ही मापन हो सकता है, दोनों ही वस्तुतः हमारे अंदर निहित हैं ना। ये हमारी बौद्धिक क्षमता है, जैसे कि अभी हमने समझ में शुरुआत में आपको बताया कि समझ के 3 आयाम हैं, उसी तरह से ये हमारी बौद्धिक क्षमता है, तो ये हमारी भावनात्मक क्षमता है। दोनों का मापन हो सकता है, लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि जो बौद्धिक मापन से संबंधित, यानी जो बौद्धिकता या तर्कशीलता से संबंधित चीजें होती हैं, उनमें अपेक्षाकृत परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि ये ब्रेन से जुड़ी हुई चीज है, ये वैकल्पिक होती है, इसमें तरह तरह के विकल्प सामने आते हैं, लेकिन ये निर्वैकल्पिक होती है, ये भावना से जुड़ी होती है ना। इसमें आप एक तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो परमाजित भावनाएं हैं वो बौद्धिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही बात होती है कि बुद्धि के अनेक जगह पर ऐसा होता है जहां पर आपको कामचोरी की प्रवृत्ति की तरफ ले जा सकती है, जहां पर आपको किसी चीज को मिल बांटने की प्रवृत्ति नहीं भी हो सकती है। लेकिन EQ हमेशा क्या करेगा? EQ हमेशा कोशिश करेगा कि कैसे आप अपनी सफलता को दूसरे के साथ मिल बांट करके उसका आनंद लें ना, इसकी जरूरत EQ करता है। तो इस तरह से ये दोनों मापी जा सकती हैं, लेकिन जो EQ है इसकी भूमिका IQ की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि ये हमें अगर जॉब दिलाता है तो ये हमें जॉब सेटिस्फैक्शन उपलब्ध कराती है। ये अगर हमें किसी संगठन में पहुंचाता है तो ये उस संगठन को आगे बढ़ाने में काम करती है। ये अगर हमें कोई अधिकार उपलब्ध कराता है तो जो EQ है उस अधिकार की सार्थकता को रेखांकित करती है। ठीक है ना। यही कारण है कि अब IQ और EQ जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो किसी भी सिविल सेवक के संदर्भ में या किसी व्यक्ति के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ऐसा कहा जा सकता है कि वो दिलो दिमाग से मिलकर के काम कर रहा हो, वो अपनी मानसिक और जो उसकी मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक या इमोशनल फैकल्टी है दोनों से मिलकर काम कर रहा हो। अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्रियात्मकता कितनी प्रभावशाली होगी, कितनी इफेक्टिव होगी। अन्यथा स्थिति में सिर्फ इसी के आधार पर काम करते रहते में जो ये क्रियात्मकता है, जो आपके कार्य हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, उनमें अधूरापन रहेगा, उनमें एकांकीपन रहेगा, और वो एकांकीपन निश्चित रूप से आपको ना तो जॉब सेटिस्फैक्शन देगा और न ही संगठन को उतनी मजबूती से, उतनी प्रभावशीलता से आगे गतिशील ही कर पाएगा। तो निश्चित रूप से ये दोनों चीजें, और यही कारण है कि तमाम समस्याओं के निवारण के लिए जो EQ है ये आपको एक विशेष प्रकार के मौलिक कौशल उपलब्ध कराती है, ये ओरिजिनल स्किल उपलब्ध कराती है ना। और यही जो ओरिजिनल स्किल है वो इनोवेशन में काम आती है। तो इस तरह से नवोन्मेषित समाधान के लिए, नवोन्मेषित जो आपकी इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ प्रेरणा का जो काम है वो भी भावनात्मक समझ ही करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है EQ IQ के बारे में या एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आप अपने कमेंट करिए और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपस में शेयर करिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमारे आपके बीच में भी एक जोड़ कायम हो पाएगा और वही जोड़ हम दोनों के लिए अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।